गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन द लेक्चर्स ऑफ CUET। हम लोग जनरल स्टडीज़ पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर्स में अपन ने फिज़िक्स, केमिस्ट्री ये सब कंप्लीट करा था। उससे पहले पॉलिटी ख़त्म करा था और आज अपना एक नया टॉपिक अपन शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ जोग्राफी, भूगोल। तो दोस्तों, अपन जो भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे, जोग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो हम लोग आपको बुक्स भी प्रोवाइड कराएंगे, उसके अंदर डिटेल के अंदर सारी डिस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं, परंतु इतनी सारी चीज़ें आप कैसे याद करोगे? इसके लिए क्या है कि छोटे छोटे कीवर्ड्स के माइंड मैप्स आपके लिए बना रखे हैं। उन्हीं माइंड मैप्स से मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा और वो माइंड मैप्स की PDF भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आपको पूरी की पूरी किताब रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट एक पिक्चर ध्यान में आएगी और आप अपने MCQs जो है उनको टिक करने में आपको आसानी रहेगी। सो क्या पढ़ रहे हैं अपन? माइंड मैप्स ऑफ जोग्राफी, माइंड मैप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अपन जब जोग्राफी पढ़ते हैं तो क्या क्या कंटेंट पढ़ते हैं भाई? अपने को क्या क्या पढ़ना है? अपने को फिजिकल जोग्राफी पढ़ना है, इंडियन जोग्राफी पढ़ना है और वर्ल्ड जोग्राफी पढ़ना है। ये तीन बेसिक अपने जो है टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो पहला टॉपिक अपना फिजिकल जोग्राफी का। फिजिकल जोग्राफी की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले अपन अपने सोलर सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। सोलर सिस्टम हिंदी में सौरमंडल, सौरमंडल यानी कि सूरज और आपके बाकी प्लैनेट्स जो हैं उसके अंदर, ठीक है। तो एक तो आपको इनकी सीक्वेंस याद होनी चाहिए कि सूरज से कितनी कितनी दूरी पर हैं ये, पहले कौन सा प्लैनेट आता है, बाद में कौन सा प्लैनेट आता है। वैसे आप लोगों को पता होगा, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ये सन है, ठीक है। सन के पास सबसे पहला प्लैनेट जो आता है वो है मरकरी। क्या है? मरकरी। फिर आता है वीनस। वीनस के बाद तीसरे नंबर पे आता है अर्थ। तो ध्यान रखिएगा, अर्थ क्या है? अर्थ, सन से तीसरे नंबर पे अर्थ, ठीक है। फिर आता है मार्स, फिर आता है जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो कितने प्लैनेट्स हो गए? हाउ मेनी प्लैनेट्स? काउंट करो जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लैनेट्स। तो आज तक अपन 9 प्लैनेट्स पढ़ते आए थे। 8 प्लैनेट्स कैसे हो गए? क्योंकि जो 9th प्लैनेट होता था, नेपट्यून के बाद में एक छोटा सा प्लैनेट होता था प्लूटो। प्लूटो को अब जो साइंटिस्ट हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, उन्होंने प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया है, ठीक है। तो इसलिए अब जो प्लैनेट्स हैं वो 8 प्लैनेट हैं। तो एक तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अर्थ की रैंकिंग याद रखनी है कि सूरज से जो है तीसरे नंबर पर है, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कर लो आप। तो इसको याद करने का एक तरीका भी होता है, बताऊं मैं आपको। आप कोड वर्ड बना लो, इसको लिखो माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सेड अस 9 प्लैनेट, ठीक है। तो अब ये जो कीवर्ड है आपका, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सेड अस 9 प्लैनेट्स, इसके पहले पहले अक्षर को आप पढ़ोगे तो आपको रैंकिंग याद हो जाएगी। जैसे कि माई के M से मरकरी हो गया, वेरी के V से वीनस हो गया, एजुकेटेड के E से अर्थ हो गया, मदर के M से मार्स हो गया, जस्ट के J से जुपिटर हो गया, सेड के S से सैटर्न हो गया, अस के U से यूरेनस हो गया, 9 के N से नेपट्यून हो गया। और पहले जब प्लूटो हुआ करता था तो प्लैनेट के P से प्लूटो हो जाता था, लेकिन अब प्लूटो नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखिएगा, 8 प्लैनेट है। चलिए, तो जब हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो एक एक करके उसके कंपोनेंट्स के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। पहला कंपोनेंट है सन। तो जो सन है वो बेसिकली क्या है? अपने आप में एक स्टार है। सन अपने आप में एक स्टार है और सन से भी बड़े बड़े स्टार अपने गैलेक्सी के अंदर मौजूद हैं। सन से भी बड़े बड़े स्टार्स अपने यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं। सन एक बहुत छोटा सा स्टार है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट, ये पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टार। तो आपको सन का ऑप्शन दिया जाएगा, आप बोलोगे यार सन स्टार थोड़ी होता है, सूरज तो अलग है, तारा अलग है। नहीं, सूरज अपने आप में एक तारा ही है। सूरज अपने आप में क्या है? एक तारा ही है, ठीक है। फिर क्या देखने को मिलता है? अपने को प्लैनेट्स देखने को मिलता है। कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। और ये सूरज और प्लैनेट्स जो हैं और पूरा जो सौरमंडल है वो पूरा एक पार्ट ऑफ अ गैलेक्सी है। एक बड़ी सी गैलेक्सी होती है, उसका एक छोटा सा पार्ट सौरमंडल होता है
और अपन अपना सौरमंडल जिस गैलेक्सी के अंदर आता है उसका नाम है मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे। अपनी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। तो ये चीज, दो फैक्ट आपको याद हो गए। अब सोलर सिस्टम जो है वो कंसिस्ट किस से करता है? तो पहली चीज तो सूरज है, अपन ने पढ़ लिया। फिर 8 प्लैनेट हैं। इसके अलावा और छोटी छोटी चीजें भी होती हैं, जैसे कि कुछ ऐसे प्लैनेट्स जो पहले प्लैनेट्स हुआ करते थे लेकिन अब उनको ड्वार्फ प्लैनेट के कैटेगरी में रख दिया गया है, जैसे कि प्लूटो हो गया, सेरेस हो गया, एरिस हो गया। हालांकि प्लूटो इज नो मोर अ प्लैनेट नाउ, बट इट स्टिल एग्जिस्ट इन पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, नॉट एज अ प्लैनेट बट एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है। फिर कुछ एस्ट्रॉइड्स आते हैं। एस्ट्रॉइड्स क्या होता है मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। एस्ट्रॉइड्स की एक बेल्ट जो चलती है मार्स और जुपिटर के बीच के अंदर चलती रहती है। ये क्या होते हैं? स्टोन्स होते हैं जो कि यूनिवर्स के अंदर घूमते रहते हैं। तो एस्ट्रॉइड्स मिल जाते हैं अपने को, मिटियोर्स मिल जाते हैं, कॉमेट्स मिल जाते हैं, और फिर कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं प्लैनेट्स की, यानी कि सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के भी चारों तरफ कुछ उनके सैटेलाइट्स चक्कर लगाते हैं। धरती के चारों तरफ मून चक्कर लगाता है, तो मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो ऐसे सारे सैटर्न के चक्कर लगाते हैं, जुपिटर के चक्कर लगाते हैं, वो भी सोलर सिस्टम के पार्ट हो गए। सो इसलिए जो सैटेलाइट्स ऑफ द प्लैनेट हैं वो भी सोलर सिस्टम के पार्ट्स हो गए। ठीक है, इनको एक बार आप देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था एस्ट्रॉइड्स के बारे में बताऊंगा, तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि एस्ट्रॉइड्स होते क्या हैं, इनके बारे में स्टार लगा लीजिएगा। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? एन एस्ट्रॉइड इज अ स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट। क्या है? पत्थर जैसा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। दैट ऑर्बिट्स द सन। जैसे प्लैनेट पूरा चक्कर लगा रहे हैं सन के, वैसे एस्ट्रॉइड भी चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ये यूं मान लीजिए कि अंतरिक्ष में पड़े हुए भाटे हैं, अंतरिक्ष में पड़े हुए पत्थर हैं। ठीक है, ये तो वही एस्ट्रॉइड की बात। ठीक है। अब जो एस्ट्रॉइड है उसकी एक पूरी बेल्ट चल रही है, पूरी पूरी बेल्ट चल रही है। किस किस के बीच में? मार्स और जुपिटर के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में। तो ये पूछा जाता है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में मिलती है? तो मार्स और जुपिटर के बीच में मिलती है। याद करने का तरीका MAJ, M से मार्स, A से एस्ट्रॉइड और J से जुपिटर, यानी कि एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में है। ठीक है। तो ये एस्ट्रॉइड्स के बारे में बात होगी। ठीक है। अब बात आती है कि भाई मिटियोर क्या होता है। एक शब्द आपने पढ़ा होगा मिटियोर का, तो क्या है कि whenever a meteor is what happens when a small piece of an asteroid or comet called a meteoroid burns up entering the earth's atmosphere। अगर कोई हेवनली ऑब्जेक्ट जैसे कि एस्ट्रॉइड का टुकड़ा हो गया, मान लीजिए ऐसा है, मान लीजिए ऐसा है कि ये एस्ट्रॉइड है, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है इसमें, चलो कोई बात नहीं, ये एस्ट्रॉइड है, पूरा बड़ा भाटा एस्ट्रॉइड है। क्या है? एस्ट्रॉइड है। अब ये चक्कर लगा रहा है धरती के, सॉरी उसके सन के। इसका एक छोटा सा पार्ट टूट गया, ये क्रैक हो गया, और ये क्रैक होकर के इतना सा जो पोर्शन है ये धरती के एटमॉस्फेयर में आया। ये एंटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है। तो क्या होगा? जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगा, फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से ये जलने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा? इट बर्न्स। बर्न्स हो जाएगा तो क्या होगा? ये ऐसे दिखने लग जाएगा। इसमें आग लग रही है तो आग ऐसे ऐसे, ये तो इस तरफ जा रहा है और ये आग पूरी यूं पकड़ी हुई ये ऐसे जाएगा। ठीक है ना? ये आग की लपटें जा रही हैं इसमें से। तो अपने को क्या दिखाई देता है? शूटिंग स्टार, कि भाई ये जो है टूट करके, तारा टूट करके जा रहा है, और उसकी पूंछ भी होती थी, तो ये टेल ऑफ मेटेरॉइड। ये जो टूटा हुआ भाग था इसको ही कहते हैं मिटियोर। ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक तरीके शूटिंग स्टार हो गया। क्यों जलने लग जाता है? क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही फ्रिक्शन की वजह से इसमें आग लग जाती है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा एस्ट्रॉइड और मेटेरॉइड में क्या अंतर है। चलिए ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, कॉमेट। एस्ट्रॉइड मैंने बता दिया, मेटियोर एस्ट्रॉइड का पार्ट हो गया। अब कॉमेट क्या चीज है देख लेते हैं। तो कॉमेट इज अ कॉस्मिक ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आइस एंड गैसेस। वो क्या था? वो एस्ट्रॉइड यानी पत्थर का छोटा सा भाग था, वो पत्थर का छोटा सा भाग था। ठीक है।
जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो गया था। और ये क्या है, अपने आप में आइस और गैसेज है। और ये जैसे ही ऑर्बिट करते हैं सन के पास से निकलते हैं, तो ये भी क्या करने लग जाते हैं, बर्न करने लग जाते हैं, गैसेस देने लग जाते हैं। ठीक है, और इनकी भी क्या बन जाती है, टेल बन जाती है, ऐसे इनकी भी टेल बन जाती है, उसकी भी टेल बन जाती है, दोनों की टेल बन जाती है। लेकिन उसकी टेल क्यों बनती है, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, फ्रिक्शन के कारण आग लग जाती है उसके अंदर। ये सूरज के पास से निकलते हैं और खुद के अंदर इनके अंदर गैसेज होती हैं, आइस होती हैं, तो वाटर वेपर और गैसेज बर्न करने लग जाती हैं सूरज की गर्मी के कारण। तो इसलिए इनमें जो है वो टेल होती है। अ कॉमेट इज विजिबल इवन व्हेन इट्स वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। क्यों, टेलीस्कोप लगाओ देख लो। लेकिन मेटेओर तो तभी विजिबल होता है जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाता है, क्योंकि तभी उसमें आग लगती है, तभी वो ब्राइट होता है, तभी वो अपनी टेल क्रिएट करता है, और तब आपको बिना टेलीस्कोप के भी वो दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, व्हेन वी सी मेटेओर दे आर ऑलरेडी इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर में होते हैं इसलिए दिखना शुरू हो जाते हैं, अदरवाइज तो दिखते ही नहीं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमेट्स आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आईज एंड रिक्वायर व्यूइंग थ्रू द टेलीस्कोप। इसके लिए आपको टेलीस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अर्थ एटमॉस्फेयर में तो है नहीं, दूर है, दूर का हेवनली ऑब्जेक्ट है, अभी तक अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं आया। जबकि मेटेओर जो है उसके लिए टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है, शूटिंग स्टार है, आपको ऐसे ही टूटता हुआ तारा दिखाई देगा। अब टूटता हुआ तारा कुछ थोड़ी होता है, लेकिन वो क्या होता है, एस्ट्रॉइड का एक छोटा सा भाग जो कि मेटेओर है, वो टूट करके धरती की तरफ आया, धरती के एटमॉस्फेयर के अंदर उसने एंटर करा, एंटर करते ही उसको एटमॉस्फेयर से फ्रिक्शन मिला, गर्मी मिली, और वो बर्न करने लग गया। बर्न करने के कारण उसमें आग की एक लपट सी स्टार्ट हो गई, जिसको आप उसको टेल कहते हो, पूंछ कहते हो, तारे की पूंछ कहते हो, और वो आपको गिरता हुआ धरती पे दिखाई देता है। तो उसको कहते हैं शूटिंग स्टार। ठीक है, कहते हैं ना कि मन्नत मांग लो, टूटता हुआ तारा है, मन्नत मांग लो। टूटता हुआ तारा नहीं है भाई साहब, तारा कभी नहीं टूटता। ठीक है, सो मेटेओर के लिए क्या है, यू डोंट नीड अ टेलीस्कोप टू वॉच अ मेटेओर शॉवर। ठीक है, नोट करो। चलिए, अब धरती के बारे में तो नहीं, लेकिन पूरे सोलर सिस्टम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अपने को याद रखना है। ठीक है, क्या क्या फैक्ट्स हैं? बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है? बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर, सबसे बड़ा प्लैनेट। हिंदी में क्या कहते हैं? बृहस्पति। पढ़ते थे ना अपन, देव गुरु बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है, जो जुपिटर है, वो सबसे बड़े प्लैनेट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मास इनमें। ठीक है, और क्या है, और क्या है? और देखिए, स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्लैनेट है मरकरी। कौन सा था मरकरी? याद करो, सबसे पहला प्लैनेट मरकरी था। ठीक है, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन मरकरी, मैंने अभी भी चर्चा करी। नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन कौन सा है? मरकरी है। फिर फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन नेपट्यून है, हालांकि ये सब अपन डायग्राम में देख चुके हैं। फिर नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, ये नॉर्मली लोगों को याद नहीं रहता, सीक्वेंस तो याद रहती है कि नियरेस्ट कौन सा रहेगा। अब क्योंकि अर्थ तीसरे नंबर पे है, तो वीनस उसके पहले पड़ जाता है और मार्स उसके बाद में पड़ता है। तो इन दोनों में से पास में कौन सा है? वीनस। और मार्स में से धरती के पास कौन सा है? तो वीनस धरती के सबसे ज़्यादा पास है। वीनस धरती के सबसे ज़्यादा पास है। और वीनस को क्या कहते हैं अपन हिंदी में? शुक्र तारा, शुक्र ग्रह। ठीक है, तो शुक्र है कि शुक्र धरती के पास है। क्या है? शुक्र है कि शुक्र धरती के पास है, शुक्र को वीनस कहते हैं। ठीक है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ये भी वीनस है, ये भी शुक्र है। कभी आप आसमान में देखना, सबसे ज्यादा चमकीला तारा होता है, नॉर्मली आदमी बोलता है कि ध्रुव तारा है, लेकिन अपन लोग डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाते कि ध्रुव तारा कौन सा है। कहते तो हैं सबसे ज्यादा चमकी वाला, और दिखने में सबसे ज्यादा चमकीला कौन सा लगता है, जबकि बोले यार ये बड़ा वाला तारा जो है, बोले ये ध्रुव तारा होगा। नहीं, वो ध्रुव तारा नहीं होता, वो असल में शुक्र तारा होता है, वो वीनस होता है, वीनस प्लैनेट होता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है? वीनस है। अब हैवीएस्ट प्लैनेट कौन सा है? ये भी जुपिटर है, क्योंकि सबसे बड़ा ही यही था। फिर रेड प्लैनेट कौन सा है? ये मार्स है। ये तो अभी मार्स मिशन गए थे, तो आपको पता ही है, मार्स मिशन है तो लाल ग्रह है वो। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। बिगेस्ट सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होती है? धरती सन के चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहे हैं? प्लैनेट। प्लैनेट के भी चारों तरफ कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स चक्कर लगा रहे हैं, उनको क्या बोल रहे हैं? सैटेलाइट बोल रहे हैं। जैसे अर्थ का सैटेलाइट कौन है? मून है। मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो ऐसे ही बाकी प्लैनेट्स के भी चारों तरफ कोई चक्कर लगा रहा है। उनमें सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है? तो सबसे बड़ी सैटेलाइट है जुपिटर के चक्कर लगाती हुई गैनीमेड। गैनीमेड जो है वो जुपिटर की सैटेलाइट है, सबसे बड़ी सैटेलाइट है। ठीक है,
फिर ब्लू प्लैनेट किसको कहते हैं? वीनस को कहते हैं। अब अगर ब्लू प्लैनेट की बात हो गई तो रेड प्लैनेट किसको कहते हैं? मार्स को कहते हैं। वीनस को क्या बोलेंगे? ब्लू प्लैनेट बोलेंगे। ठीक है। ग्रीन प्लैनेट किसको बोलेंगे? नेपट्यून को बोलेंगे। तो एक बार इनको आप नोट कर लो, एक बार रिमेंबर कर लो। ठीक है। अब देखिए किस ग्रह के पास कितने चंद्रमा हैं, कितने सैटेलाइट हैं, वो एक बार अपन देख लेते हैं, है ना। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो देखो मरकरी और वीनस के पास तो कोई सैटेलाइट है ही नहीं, बेचारे सबसे सुधरे हुए लोग। मरकरी वीनस के पास कोई सैटेलाइट ही नहीं है। अर्थ के पास एक सैटेलाइट है जिसको आप मून कहते हो। मार्स के पास 2 सैटेलाइट हैं। जुपिटर के पास 95 सैटेलाइट है। सैटर्न के पास 146 सैटेलाइट है। यूरेनस के पास 28 है। नेपट्यून के पास 16 है। तो अब सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ दीज प्लैनेट्स हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ द सैटेलाइट्स। तो सोलर सिस्टम में तो सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके पास है? सैटर्न के पास। और सैटर्न के बाद सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे जुपिटर। ठीक है। जुपिटर की एक सबसे बड़ी सैटेलाइट जो कि पूरे सोलर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी सैटेलाइट है, गैनीमेडे, वो अपन ने देख लिया। एक सैटर्न की बड़ी फेमस सैटेलाइट है जिसका नाम है टाइटन। तो टाइटन इज द मून ऑफ सैटर्न। ये सवाल आ सकते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। टाइटन इज द मून ऑफ सैटर्न। गैनीमेडे इज द मून और सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके पास है? जुपिटर के पास, सैटर्न के पास है। और सैटर्न के बाद सेकंड नंबर पे जुपिटर के पास है। ठीक है, नोट करो। चलिए आगे चलते हैं। तो ये अपन ने बात करी थी अब तक सोलर सिस्टम के बारे में, सौर मंडल के बारे में। अब अपन बात करेंगे धरती के बारे के अंदर। धरती के अंदर क्या अपन देखेंगे कि पहले सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अर्थ के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि लैटिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। क्या होता है आपने नॉर्मली देखा होगा, कभी गूगल मैप शेयर करना, लोकेशन शेयर करना, तो कुछ इस तरीके से लोकेशन देखने को मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे कभी आपने देखा होगा 75.26 है ना, और ईस्ट 26.45 नॉर्थ, ऐसे लोकेशन आती है गूगल पे देखना। ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये इनमें से एक लैटिट्यूड है और एक लॉन्गिट्यूड है। ये तो होता है लॉन्गिट्यूड और ये होता है लैटिट्यूड। ठीक है। तो इसलिए इनको स्टडी करना जरूरी है। लोकेशन पता करनी है आपको तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पता होने चाहिए। ठीक है। अब लैटिट्यूड्स क्या है, देखो ये मैंने 2 मानचित्र बना रखे हैं एक तरीके से। धरती को देखो, ये पैरेलल लाइंस काट रही हैं, है ना। ये देखो, ये एक लाइन गई, ये वाली, फिर इसके पैरेलल नीचे लाइन गई एक, ये वाली, फिर ये गई, ऐसे ही ये गई, फिर ये गई। ये वाली जो लाइंस हैं, जो अर्थ को अगर देखा जाए तो पैरेलल लाइंस में काट रही हैं, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड की डेफिनेशन क्या हो गई? इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर। इक्वेटर ये है, 0 डिग्री वाला जो है ये इक्वेटर है। और इक्वेटर क्या है? वो लाइन है जो कि धरती को 2 बराबर हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देती है। ये धरती का स्फेयर है, तो इक्वेटर जो है ये वाली लाइन है 0 डिग्री वाली, जो कि धरती को 2 बराबर हेमिस्फेयर्स में डिवाइड कर देती है। और इस इक्वेटर के जो पैरेलल जो लाइंस हैं, इनको फिर हम क्या बोलने लग जाते हैं? लैटिट्यूड बोलने लग जाते हैं। ठीक है। और इनको मेजर कैसे करोगे आप? कैसे बोला जाता है? एंगल्स में मेजर करा जाता है। तो दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज मेजर्ड एज एन एंगल्स हुज एपेक्स इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखो ये 0 डिग्री पे होता है इक्वेटर, फिर जैसे जैसे आप नॉर्थ में जाओगे तो डिग्रीज जो है बढ़ती जाएंगी। जैसे ये 30 डिग्री नॉर्थ है, फिर 60 डिग्री नॉर्थ है, एंड देन इट इज 90 डिग्री नॉर्थ। इट इज 90 डिग्री नॉर्थ, जिसको अपन बोलते हैं नॉर्थ पोल। साउथ में आओगे सो इट इज 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री साउथ। दैट 90 डिग्री साउथ इज कॉल्ड एज द साउथ पोल। ठीक है। तो ये क्या हो गए? आपके लैटिट्यूड्स हो गए। लॉन्गिट्यूड के बारे में
दोबारा से बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, पहले अपन लैटिट्यूड्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो लैटिट्यूड क्या होता है आपको समझ में आ गया। अब क्या होता है, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड है, मैंने आपको पढ़ा दिया। नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ है, वैसे भी याद रख सकते हो कि नॉर्थ पोल है तो भाई ये जो एन है ना, एन का मतलब है कौन सी डिग्री नॉर्थ में, और एस का मतलब साउथ है। एन का मतलब नॉर्थ है, एस का मतलब साउथ है। तो 90 डिग्री नॉर्थ पे नॉर्थ पोल है, 90 डिग्री साउथ पे साउथ पोल है। तो 90 डिग्री साउथ पे क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। अभी अपन इस फिगर की चर्चा कर रहे हैं, इस फिगर की चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये तो कंपैरिजन के लिए मैंने आपको बताया कि भाई ये वाली जो लाइन है ये लैटिट्यूड है, और ये जो सीधी खड़ी लाइंस हैं ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। इनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब इक्वेटर के बारे में बात कर लेते हैं। इक्वेटर क्या चीज़ है, इट इज़ द ग्रेटेस्ट सर्किल ऑन द अर्थ। धरती पे ग्रेटेस्ट सर्किल अगर कोई बनाया जा सकता है तो वो इक्वेटर ही है, इक्वेटर ही है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसे सर्किल बनाओगे, एक्चुअली आपकी जो धरती होती है ना, आपकी जो धरती है वो इस तरीके से है, इलिप्टिकल है। आपको पता है आपकी धरती इलिप्टिकल है, कंप्लीट स्फेरिकल नहीं है। तो ऐसे अगर आप लोगे तो डिस्टेंस कम होगा, जबकि ऐसे डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा होगा। ऐसे डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम होगा। और इक्वेटर जो है वो ये मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर कर रही है, ऐसे वाले को कवर नहीं कर रही। इसलिए ग्रेटेस्ट सर्किल क्या है, इक्वेटर ही बनाया जा सकता है। सो ग्रेटेस्ट सर्किल इक्वेटर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, लगभग इस जगह जहाँ 30 डिग्री नॉर्थ है उससे थोड़ा सा नीचे आप कर लो, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको आप बोलते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इधर साउथ में जब जाते हो 23.5 डिग्री साउथ, तो उसको आप बोलते हो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये नॉमेनक्लेचर्स हैं जो कि आपको याद रखना है, याद करना है। फिर ऊपर जाओगे तो 66.5 डिग्री नॉर्थ को आप बोलते हो आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ इस डायरेक्शन में इसको बोलते हो आप अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। अब एक और चीज मैं बताऊं आपको कि दो लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो नॉर्मली सेम रहता है। और कितना है वो, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 111 किलोमीटर्स। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 111 किलोमीटर्स। इसके बीच का डिस्टेंस, फिर इसके बीच का, ऐसे करते करते 1 डिग्री का जो डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर आता है। ये लैटिट्यूड में तो ऐसा सही है, लेकिन लॉन्गिट्यूड में ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो आगे अपन पढ़ेंगे। तो ये चीज़ अपन ने पढ़ी। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन पहले एक बार नोट करो। ठीक है, तो जो अपन ने पढ़ा है उसके हिसाब से ये मैंने अर्थ बनाई, ठीक है। अर्थ में ये 0 डिग्री पे तो क्या है, इक्वेटर है। लैटिट्यूड चल रहे हैं दोस्तों, क्या चल रहे हैं, लैटिट्यूड चल रहे हैं, ठीक है। फिर एक लाइन यहां जाती है, इसको मैं बोलता हूं 23.5 डिग्री। नॉर्थ में कि साउथ में, ऊपर है तो नॉर्थ है, तो नॉर्थ डायरेक्शन। इसको ही मैं बोलता हूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। फिर और थोड़ा ऊपर जाऊंगा तो ये आ जाएगा 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसको मैं बोलता हूं आर्कटिक सर्कल, ठीक है। फिर इधर जाऊंगा टॉप पे तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ, और ये क्या है, नॉर्थ पोल। डन डन। अब इसके नीचे आते हैं, नीचे आए, इधर आए तो साउथ चल रहा है दोस्तों। इसको और अच्छे से बनाते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। अब ये 23.5 डिग्री साउथ क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर इधर आओगे आप, इधर ले लो उसको, 66.5 डिग्री साउथ क्या कहलाएगा, अंटार्कटिक सर्कल। फिर ये 90 डिग्री साउथ, ये क्या है, साउथ पोल। आई बात समझ में। अच्छा, इसको आर्कटिक सर्कल क्यों बोलते हैं, इसको अंटार्कटिक सर्कल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक महाद्वीप देखने को मिलेगा जिसका नाम है अंटार्कटिका, उसके आसपास का ये सर्किल है।
यहाँ आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आर्कटिक ओशन, इसलिए इसको आर्कटिक सर्कल बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि लैटिट्यूड्स क्या चीज़ है, और ये डिग्री एंगल्स में नापे जाते हैं, नॉर्थ और साउथ के अंदर नापे जाते हैं। अच्छा, लैटिट्यूड क्या डिसाइड करेंगे आपके, आपको पता है लैटिट्यूड क्या चीज़ डिसाइड करते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लैटिट्यूड। लैटिट्यूड आपके एक तो प्रेशर बेल्ट्स डिसाइड करते हैं, आपकी धरती पे ना 7 प्रकार के प्रेशर बेल्ट्स होते हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे, तो प्रेशर बेल्ट्स डिसाइड करेंगे। दूसरा, लैटिट्यूड ये भी डिसाइड करते हैं कि कौन सी जगह पर कितना टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर वेरिएशन एंड प्रेशर वेरिएशन आर डिसाइडेड बाय द लैटिट्यूड्स। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए, किसी लोकेशन पर कितना टेम्परेचर है और क्या प्रेशर बेल्ट है, वो लैटिट्यूड डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। ये देखो, ये मैंने आपको बताया भी था बीच में, ये इक्वेटर की लाइन जा रही है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है साउथ में, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है नॉर्थ में, ये आर्कटिक सर्कल है नॉर्थ में, और ये आपका अंटार्कटिक सर्कल है। ठीक है, ये डायग्राम्स मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अब बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था लॉन्गिट्यूड्स क्या है, एक बार आपको डायग्राम में दिखा देता हूं मैं। ये देखिए, ये वाली जो लाइंस हैं जो कि एज पर द लेंथ है, लॉन्गिट्यूड्स हैं, राइट, इनको बोलते हो आप लॉन्गिट्यूड्स। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं, साउथ पोल की तरफ जाती हैं, नॉर्थ पोल से स्टार्ट हुई, साउथ पोल की तरफ जा रही हैं ये लाइंस, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है। ठीक है, ऐसे करके पूरे धरती को इन्होंने कवर कर रखा है। कितनी डिग्रीज में होती हैं ये, कितने डिग्रीज में होती हैं ये, तो ये बेसिकली 360 डिग्री है, क्योंकि 360 डिग्री में अर्थ को कवर करती हैं, लेकिन स्टार्ट होती हैं 0 डिग्री से, 0 डिग्री से स्टार्ट होती है, जिसको अपन बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ये है, ये 0 डिग्री पे लाइन जा रही है, और इसको आप क्या बोलोगे, प्राइम मेरिडियन। क्या बोलोगे, प्राइम मेरिडियन। यहां से काउंटिंग शुरू होती है, इसलिए बोलते हो आप इसको प्राइम मेरिडियन। अभी प्राइम मेरिडियन जो है वो यूरोप और अफ्रीका से निकलता है। ये जो प्राइम मेरिडियन का जो लॉन्गिट्यूड है, जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये जो है यूरोप और अफ्रीका से निकलता है, तो इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। इसके जस्ट अपोजिट आप जाओगे तो 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट जो आप कह रहे हो इसको, ये 180 डिग्री पे जस्ट इसके अपोजिट डिग्री है, उसको आप बोलते हो इंटरनेशनल डेट लाइन। और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में आप जाओगे तो 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, ऐसे करते हुए जाओगे। प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में आप जाओगे तो 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री वेस्ट, ऐसे करते हुए जाओगे। और जब आप देखोगे कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही लाइन है, ठीक है, 180 डिग्री ईस्ट, क्योंकि यहां से मैं ईस्ट करता हुआ गया था और यहां से मैं वेस्ट करता हुआ जा रहा हूं, तो ये 180 डिग्री ईस्ट और ये 180 डिग्री वेस्ट, ये दोनों क्या हो गए, एक ही लाइन हो गई, जिसको मैं क्या बोलता हूं, इंटरनेशनल डेट लाइन। और ये किसके जस्ट पीछे है, किसके अपोजिट है, प्राइम मेरिडियन के अपोजिट है। तो ये लॉन्गिट्यूड्स होता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। The lines of longitudes are drawn as a series of semicircles that extends from the north pole to the south pole through the equator. They are called the meridians. ये पूछा जा सकता है कि मेरिडियंस किसको बोला जाता है, मेरिडियंस लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। मेरिडियंस क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियन इज नॉट इक्वल। मैंने आपको पहले ही बोला था कि वहां पे तो 1 इक्वेटर्स और बाकी लैटिट्यूड्स के अंदर तो डिस्टेंस क्या है कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 111 किलोमीटर एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट मोर और लेस।
बट लॉन्गिट्यूड्स में ऐसा नहीं है। लॉन्गिट्यूड में इक्वेटर पे तो लॉन्गिट्यूड में 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 111 किलोमीटर है, लेकिन जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाओगे इसका डिस्टेंस कम होता हुआ जाएगा और पोल पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। पोल पे 0 डिस्टेंस हो जाएगा। सो इट गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड 0 एट द पोल्स। कैसे, मैंने दिखाया भी था आपको, लो देखो वापस से। देखो यहां पर तो है डिस्टेंस और यहां पे डिस्टेंस 0 हो गया जाकर, ठीक है ना। तो पोल पे डिस्टेंस 0 हो जाता है इनका। चलो आगे चलते हैं। देयर आर 360 मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट। 180 प्लस 180 360 डिग्री। प्राइम मेरिडियन क्या होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, ठीक है। और कहां से पास करता है, मैंने कहा था कि लंदन से पास करता है, मैंने कहा था कि मतलब यूरोप से पास करता है। यूरोप में भी कहां से पास करता है, ग्रीनविच से पास करता है। ये देखो ये 0 डिग्री जा रहा है ना, दिस इज 0 डिग्री, तो ये यूरोप है। यूरोप का यहाँ पे जो चीज पड़ती है दैट इज कॉल्ड एज ग्रीनविच। क्या है ये, ग्रीनविच। ग्रीनविच कहाँ है, लंदन के पास में, यूरोप में। तो इसलिए इसको इस 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे जो टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। तो ये GMT यहां से लिया जाता है, ठीक है। 180 डिग्री मेरिडियन जो है वो इंटरनेशनल डेट लाइन है, जस्ट इसके अपोजिट ये वाली इंटरनेशनल डेट लाइन। ये क्या कहलाएगी, इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब आप बोलोगे सर ये लाइन टूटी फूटी क्यों है। इंटरनेशनल डेट लाइन टूटी फूटी इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन को जब भी आप क्रॉस करोगे, अब ये इंटरनेशनल डेट लाइन जो है पैसिफिक ओशन में एग्जिस्ट करती है। क्या है, पैसिफिक ओशन है, आप पे तो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन में लाई करती है इंटरनेशनल डेट लाइन। जब भी आप इसको क्रॉस करोगे तो या तो आप एक दिन खोदोगे या एक दिन गेन कर लोगे, है ना। जादुई चीज़ है, मतलब वो आप नहीं पढ़ते थे अलिफ लैला और वो सब चीज़ें, देखते थे कि अरे एक दिन आगे चल रहा हूँ एक दिन पीछे चल रहा हूँ। ये इंटरनेशनल डेट लाइन में संभव है। कैसे होता है कि वेन एवर यू क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट यू विल लूज अ डे, और अगर आप वेस्ट से ईस्ट में आ रहे हैं देन यू विल गेन अ डे। सो आपको एक लाइन याद रखनी है इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। देखो, क्रॉसिंग द डेट लाइन ईस्ट बाउंड डिक्रीजेस द डेट बाय 1 डे, while crossing the date line westbound increasing the date। यानी कि खाली एक कीवर्ड याद रखो आप तो, कि अगर वेस्ट से ईस्ट में जाएगा आदमी तो उसको +1 डे, एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और उल्टा जाएगा तो -1 डे कर देना, एक दिन लूज कर जाएगा। तो ये रटने का तरीका है, याद करने का तरीका है। अब ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन क्यों है, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपीय देश मिलते हैं, द्वीप मिलते हैं, आइलैंड्स मिलते हैं जो कि देश हैं। अब उनमें से ही आप लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन को काट दोगे, बोलोगे इधर वाला तो फ्राइडे में जी रहा है और इधर वाला थर्सडे में जी रहा है, कैसे काम चलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए इंटरनेशनल डेट लाइन को क्या है, तोड़ मोड़ करके रखा गया है, ताकि यार पूरा जो देश है वो कम से कम फ्राइडे में तो फ्राइडे में ही जिए। ऐसा नहीं हो कि साहब आप तो फ्राइडे में और मैं सैटरडे में हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इसके बारे में। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 लॉन्गिट्यूडनल जोन्स, लॉन्गिट्यूड यानी खड़े वाले, ठीक है। ईच बिंग 15 डिग्री और 1 आवर अपार्ट इन टाइम, 4 मिनट्स पर डिग्री। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताता हूं मैं आपको क्या चीज है ये। लैटिट्यूड की सिग्निफिकेंस बताई थी मैंने कि टेम्परेचर और प्रेशर ये सब बताता है। लॉन्गिट्यूड क्या बताता है भाई साहब, टाइम कौन से देश में कौन से स्थान पे कितना टाइम हो रहा है, ये लॉन्गिट्यूड डिसाइड करता है, ये लॉन्गिट्यूड डिसाइड करता है। तो लॉन्गिट्यूड डिसाइड्स टाइम ऑफ अ प्लेस। जैसे आपने देखा होगा आपका कोई भाई या कजन अमेरिका में है, अभी दिन हो रहा है तो वहां रात हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो यानी कि अगर यहाँ पे 7 बज रहे हैं तो वहाँ पे शाम के 6 बज रहे हैं, तो वहाँ शाम के 6 बज रहे हैं, यहाँ सुबह के 7 बज रहे हैं। कैसे डिसाइड हुआ, लॉन्गिट्यूड से डिसाइड हुआ, लॉन्गिट्यूड से डिसाइड हुआ, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि डिसाइड्स द टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट।
1 डिग्री चेंज होता है लॉन्गिट्यूड, दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ 4 मिनट, डिफरेंस ऑफ 4 मिनट्स। तो ध्यान रखना है 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट्स, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट्स। इसको आप याद करिए। ठीक है, तो ये बात हो गई, ये भी एक बार नोट कर लो। चलिए, अब लॉन्गिट्यूड का जो सिग्निफिकेंस है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डिसाइड्स द टाइम जोन, इट डिसाइड्स द टाइम जोन। इंडिया हुज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री। इंडिया भी किसी एक लॉन्गिट्यूड पे थोड़ी है, इंडिया इतना बड़ा है। तो गुजरात पे लॉन्गिट्यूड कुछ और है, अरुणाचल प्रदेश पे लॉन्गिट्यूड कुछ और है, और इन दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच के अंदर डिफरेंस कितना है? 30 डिग्री का। कितना डिफरेंस है? 30 डिग्री का। और 1 डिग्री पे 4 मिनट का डिफरेंस हो जाता है। 30 डिग्री का मतलब हो गया कि 30 इंटू 4 यानी 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का डिफरेंस। यानी कि गुजरात में कोई आदमी खड़ा हुआ है तो अरुणाचल प्रदेश में जो आदमी खड़ा हुआ है, इन दोनों के बीच में 2 घंटे के टाइम का डिफरेंस है। वो बोलेगा 4 बज रहे हैं, वो बोलेगा 6 बज रहे हैं। बात आ गई समझ में? तो फिर कैसे प्रशासन चलाएं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाएं? तो देश जैसे इंटरनेशनल डेडलाइन को चेंज करा गया, ऐसे ही भारत ने अपना एक टाइमलाइन सेट करा कि भाई हम एक बीच का लॉन्गिट्यूड पकड़ेंगे और उस पर जो टाइम होगा पूरे भारत में वही टाइम माना जाएगा। तो वो लॉन्गिट्यूड कौन सा पकड़ा गया है? 82.5 डिग्री ईस्ट। क्या पकड़ा गया है? 82.5 डिग्री ईस्ट। इलाहाबाद, जिसको आजकल प्रयागराज बोलते हैं, उसके पास से निकलता है। ठीक है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट पे ये जो टाइम होता है पूरे भारत में माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि भारत के अंदर इस लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम है वो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो है उससे 5.5 घंटे अहेड है, आगे है। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं अपन? +5 पॉइंट क्या बोलोगे आप 30 मिनट्स को? आपने देखा होगा भारत का जब टाइम जोन आप सेलेक्ट करोगे तो +5.5 GMT मिलेगा, या 5.30 डिग्री जो 30 मिनट्स, 5 आवर्स 30 मिनट्स GMT मिलेगा प्लस में। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप आगे हो उनसे। क्यों आगे हो? क्योंकि 0 डिग्री से 82.5 डिग्री आप ईस्ट वर्ड्स। ठीक है, तो ध्यान रखना GMT का फुल फॉर्म याद रखना, दैट इज ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। ये 0 डिग्री वाला होता है। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम मैंने आपको बता दिया, टाइम एट द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, कहां से पास करती है लाइन? ग्रीनविच से, जो कि लंदन के पास में है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पे है, इलाहाबाद के पास पे, जिसको आजकल आप प्रयागराज बोलते हो। इट इज 5.5 डिग्री मतलब आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। 5.5 आवर्स, डिग्री नहीं है ये, 5.5 आवर्स अहेड ऑफ द GMT। इसलिए अपन क्या कहते हैं? +5.5 GMT। ठीक है, नोट करो। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे अर्थ टिल्ट के बारे में। अर्थ मैंने आपको बताया, पहली बात तो स्फेरिकल नहीं है, बल्ज्ड है सेंटर से। ठीक है ना, एक फैक्ट तो ये बताया। दूसरा फैक्ट ये बताया कि अर्थ रोटेट करती है, बात ठीक है, लेकिन उसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बिल्कुल सीधी नहीं है, वो टिल्टेड है, वो टिल्टेड है। अर्थ ऐसी है, ऐसे ना होकर के ये उसकी रोटेशनल एक्सिस रहती है, ये उसकी रोटेशनल एक्सिस रहती है। और ये मतलब ये जो सीधी लाइन है जिस पे होनी चाहिए थी, उससे 23.45 डिग्री इस साइड है। आप तो 4-5 तो याद मत रखना, आप तो 23.5 डिग्री याद रख लेना। इधर है 23.5 डिग्री, इधर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जब मैंने आपको टिल्ट के बारे में बता दिया तो एक फंडामेंटल और बता देता हूँ जो कि आगे काम आएगा। देखिए, सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही है धरती, और ये क्या है? सूरज है। ये क्या है? सन है। सन की रेस सीधे आ रही है, सन की रेस सीधे आ रही हैं।
अब ये धरती टिल्ट है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है जो कि सूरज के ज़्यादा समीप हो गया, सूरज के ज़्यादा पास हो गया, और ये वाला पोर्शन जो है वो सूरज के दूर है, तो यहाँ पे क्या होगी, गर्मी। यहाँ पर क्या होगी, गर्मी। और क्योंकि ये सूरज से दूर हो जाता है इसलिए यहाँ क्या हो जाएगी, सर्दी। ठीक है, तो अर्थ की टिल्ट के कारण भी गर्मी और सर्दी किसी लोकेशन पर रहती है। और आगे और पढ़ेंगे व्हाट आर द अदर फैक्टर्स विच डिसाइड द सीजन्स, आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टिल्ट है, ये ध्यान रखिएगा आप। आगे चलते हैं। अब ये सूरज है, सन, धरती चारों तरफ चक्कर काट रही है और टिल्ट होकर के चक्कर काट रही है। तो दो टर्मिनोलॉजीज को आपको याद रखना है कि दो तो आपके सोल्स्टाइस आते हैं, दो तो आपके सोल्स्टाइस आते हैं, जिनमें एक विंटर सोल्स्टाइस होता है, एक समर सोल्स्टाइस होता है, और दो इक्विनॉक्स आते हैं। सोल्स्टाइस का मतलब ये होता है या तो दिन बहुत बड़ा रहेगा या रात बहुत बड़ी रहेगी, और इक्विनॉक्स का मतलब ये रहेगा कि दिन और रात बराबर रहेंगे। आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर रातें लंबी होती हैं, इसलिए विंटर सोल्स्टाइस जो है वो सर्दियों में आता है अपने यहाँ नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्मली दिसंबर में। और गर्मियों के अंदर दिन बहुत बड़े रहते हैं, इसलिए समर सोल्स्टाइस जो है वो गर्मियों में नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है, जून के अंदर आता है। ठीक है, तो कब कब आता है देखिए, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं अपन। ये धरती टिल्ट है, नॉर्थ हेमिस्फीयर को अपन बात कर रहे हैं। अभी धरती जो है वो टिल्ट किस तरफ है, ये इधर है, यूं टिल्ट है, तो सूरज की ज़्यादा रोशनी कहाँ पड़ रही है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ रही है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मी चल रही है, और साउथ हेमिस्फीयर में क्या चल रहा है, सर्दी चल रही है, क्योंकि साउथ हेमिस्फीयर दूर हो गया धरती से टिल्ट के कारण। ठीक है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर जो है जहाँ जिसमें गर्मी चल रही है, उसमें सबसे बड़ा दिन आता है जून में, सबसे बड़ा दिन आता है जून में, इसको कहते हैं 21 जून। सो दिस इज द डे ऑफ समर सोल्स्टाइस, दिस इज द डे ऑफ समर सोल्स्टाइस। और ये क्या होता है, सबसे बड़ा दिन। सबसे बड़ा दिन। ऐसे ही जब आप इधर आते हो तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या है, ठंड है, और साउथ हेमिस्फीयर में क्या है, गर्मी है। लेकिन अपन क्या है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में ज़्यादा जनता रहती है, इसलिए नॉर्थ हेमिस्फीयर के हिसाब से ही हर चीज़ डिसाइड करते हैं अपन। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या है, सर्दी है, और सर्दी है, और सर्दियों का मौसम चल रहा है, दिसंबर का मौसम चल रहा है, तो दिसंबर में आता है विंटर सोल्स्टाइस, दिसंबर में आता है विंटर सोल्स्टाइस। और यहाँ पे क्या आ जाता है, सबसे बड़ी रात, सबसे बड़ी रात। ठीक है, ये कब आता है विंटर सोल्स्टाइस, ये आता है 22 दिसंबर को, ये आता है 22 दिसंबर, ये आता है 22 दिसंबर, और वो आता था 21 जून को। बीच में जब चक्कर लगा रही है धरती, तो दो ऐसे मौके आते हैं जब ये दोनों ही पार्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, सूरज से बराबर डिस्टेंस पर रहते हैं। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स। तो ऑटम इक्विनॉक्स और वर्नल इक्विनॉक्स में क्या होता है, दिन और रात बराबर रहते हैं। इक्वल डे एंड नाइट। ऑटम में सितंबर में आता है और वर्नल मार्च के अंदर आता है। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है समर सोल्स्टाइस के बारे में कि एक तो 21 जून का आता है, सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न। सॉरी ये गलत है, ये गलत है, कैंसर करिए। ठीक है, सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इसलिए समर सोलिसाइट आता है। और लॉन्गेस्ट डे इन द नदर्न हेमिस्फीयर, इसी दिन अपना विश्व योगा दिवस होता है। योगा करते हैं ना, योगा डे। क्यों चुना गया भाई इसको योगा डे, क्योंकि सबसे बड़ा दिन है ये, सबसे बड़ा दिन है ये, इसलिए इसको योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे भी चुना गया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर से निकल रहा है, उस पे सूरज की किरणें वर्टिकली पड़ रही हैं, ज़्यादा पड़ रही हैं। ठीक है, इसलिए समर सोल्स्टाइस
विंटर सोल्स्टाइस में क्या है, सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो साउथ में होता है उस पे सूरज की सीधी किरणें पड़ रही हैं, इसलिए क्या है यहाँ विंटर सोल्स्टाइस है सबसे बड़ी। यहाँ तो सबसे बड़ा दिन है किधर, साउथ में, लेकिन हम तो विंटर से, अपन तो नॉर्थ हेमिस्फीयर से मानते हैं, अपन लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ी रात हो गई वो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। अब दो कंसेप्ट और देखिए कि जब धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है तो बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में नहीं काटती है, वो भी कैसे काटती है, वो ऐसे काटती है कि मान लीजिए सन है तो धरती ऐसे चक्कर काटती है, ये धरती चक्कर काट रही है। ठीक है, अब जब इस लोकेशन पर धरती होती है तो इनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा मिनिमम होता है, जब इधर धरती होती है तो सूरज से इसका डिस्टेंस मैक्सिमम होता है। तो इस लोकेशन को और इस लोकेशन को एक नाम दिया गया, पेरिहेलन एंड एपिहेलन। पास से आप नाम ले लो, पेरिहेलन, पी से पेरिहेलन, पी से पास, मैं ऐसे याद रखता हूं, आप भी ऐसे याद रखें। ठीक है, इसको बोलते हैं फिर एपिहेलन, यानी दूर। इन पोजीशंस को पेरिहेलन और एपिहेलन बोलते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है इनके बारे में। पेरिहेलन एक तो 3 जून को आता है, 3 जनवरी को आता है, सॉरी 3 जनवरी को आता है। इट इज द नियरेस्ट पोजीशन ऑफ अर्थ टू सन, यानी पास में है। द अर्थ रीच इट्स पेरिहेलन ऑन 3rd जनवरी एवरी ईयर। ये डेट याद रखनी है, वो भी उससे पहले अपन ने 22 दिसंबर और 21 जनवरी याद रखा था, अब ये 3rd जनवरी भी याद रखना है। एपिहेलन आता है 3rd जुलाई को, एपिहेलन आता है 3rd जुलाई को, कई कई जगह 4th जुलाई लिखा हुआ है। अपन याद रखने के हिसाब से याद कर लें, क्योंकि ये 3 जनवरी है तो ये भी 3 जुलाई के आसपास याद रखें। इट इज द फार्देस्ट पोजिशन ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट करिएगा। आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ेंगे, अगले टॉपिक्स अपन आगे और डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।